सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो नियुक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और संविधान द्वारा न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्अवलोकन क्या होता है कि हमारी जो संसद जो कानून बनाती है, हमारी जो संसद है या जो राज्य की विधानसभा है, राज्यों की जो विधानमंडल हैं, वो जो कानून बनाएंगी वो कानून सही है, संविधान के अनुसार है या नहीं है। इस बात की जांच करना हमारा उच्च न्यायालय राज्य के कानूनों की जांच करेगा और सर्वोच्च न्यायालय वो संसद के कानूनों की इस बात की जांच करेगा। तो दोनों को जो है ये अधिकार है, न्यायिक पुनर्अवलोकन का अधिकार इनको प्राप्त है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण अर्थात उसकी दोबारा से जो है ये जांच कर सकते हैं या अवलोकन कर सकते हैं। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा किस मुकदमे से संबंधित है? ये मूल ढांचा क्या है? जो हमारा संविधान है इसमें हमारे को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं यदि देश में आपातकाल लागू होता है, यदि देश में आपातकाल लागू होता है तो मौलिक अधिकार के कुछ भाग भंग किए जा सकते हैं। या यह होता है कि जो हमारी संसद होती है, हमारी संसद को अधिकार है कि वो जो है वो मौलिक अधिकारों में भी जो है वो बदलाव कर सकती है। हमारी संसद मौलिक अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है या नहीं कर सकती, इस बात का विवाद था। और ये विवाद एक मतलब वास्तविक फैसला जब 1973 में ये एक केस चला था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, इसमें ये आया था कि संसद जो है, संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं टच करेगी। मूल ढांचे का मतलब ये है कि वो मूल बातें सॉरी कि वो मूल बातें जो संविधान के लिए, जो जीवन जीने के लिए और भारत के नागरिकों के लिए बेसिक बातें हैं, उनको जो है हमारी संसद वो नहीं बदलेगी। बाकी चाहे तो वो पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, पूरा संविधान वो बदल सकती है, लेकिन हमारा जो मूल ढांचा है, व्यक्तियों को जीवन है, व्यक्तियों को स्वतंत्रता जो मिली हुई है, व्यक्ति हमारा जो लोकतंत्र है, वोट डालने का अधिकार है, ये चीज़ें हमारी मूल हैं, इनको हमारा संविधान जो है बदलने की अनुमति नहीं देता। तो ये केशवानंद भारती का जो मुकदमा था 1973 का, इसमें ये वर्णन किया गया था मूल ढांचे का। अगला है जनहित याचिकाओं का प्रारंभ करने का श्रेय किस न्यायाधीश को जाता है? जनहित याचिकाएं क्या हैं कि वर्तमान में क्या है कि आप देखते होंगे कि कोई यदि मामला है, कोई ह्यूमन राइट का मामला है, किसी महिला के अत्याचार से संबंधित है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि खुद जो है वो न्यायालय इस मामले में संज्ञान लेता है और सरकारों को इस बारे में निर्देश देता है कि आपको ये क्या करना है या इसमें क्या नहीं करना। तो उसी सिलसिले में जो जनहित याचिका हैं उनकी जो है भारत में शुरुआत ही थी। अर्थात कोई व्यक्ति जो सीधा न्यायालय में नहीं जा सकता, पहले व्यक्ति यदि सीधा न्यायालय में नहीं जा सकता तो कोई भी व्यक्ति एक सिंपल, एक सीधे तरीके से एक जो पत्र के द्वारा और वो न्यायालय में याचिका डालेगा, एक न्यायालय में पत्र के द्वारा जो है वो याचिका, कोई भी व्यक्ति याचिका डाल सकता है। वो स्वयं के लिए भी हो सकती है या वो अन्य व्यक्ति के लिए भी वो याचिका डाल सकता है और न्यायालय खुद इस पत्र के अनुसार जो है इस बात को अपने संज्ञान में लेगा, अपने संज्ञान में लेगा और उस मुकदमे की सुनवाई करेगा। इनको बोलते हैं जनहित याचिका। अर्थात कोई मुद्दा है जिसमें जनता के हित के लिए कोई याचिका डाली जाती है। इसका प्रारंभ न्यायमूर्ति P.N. भगवती 1979 में भारत में
जनहित याचिकाओं की शुरुआत 1979 में भारत में हुई थी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। पहले ये जो है वो कलकत्ता में था, उसके बाद जो है ये दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में है। भारत में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय। अपील का मतलब क्या है कि हम जो रिक्वेस्ट डालते हैं किसी भी के विरुद्ध, तो सबसे ऊपर, इससे ऊपर जहाँ पर अपील का सबसे लास्ट जो पॉइंट है उससे आगे हम कोई अपील नहीं डाल सकते, वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अपील डालने का सबसे अंतिम न्यायालय है। इसने जो फैसला सुना दिया वो सर्वोच्च होता है, और इससे अलावा कहीं भी हम अपील नहीं डाल सकते। तो अपील का सर्वोच्च न्यायालय भारत है। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारा जो संविधान है ये गतिशील है और समय के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे हमारा जब संविधान बना 1950 को, ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उससे लेकर और अब तक हमने जो है वो 115 प्लस जो है संविधान में संशोधन कर चुके हैं। हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे जो संशोधन कर चुके हैं। तो यदि यह जीवंत दस्तावेज न होता, अर्थात यह गतिशील नहीं होता, यह परिवर्तनशील नहीं होता, तो क्या हम ये संशोधन कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमारा जो संविधान है उसको जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। भारत का संविधान कठोर है या लचीला है? तो इसके कुछ भाग तो कठोर हैं और कुछ भाग इसके लचीले हैं। अर्थात कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें बदलाव करना बहुत मुश्किल होता है, विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है और कम से कम आधे राज्यों की सहमति। जैसे कि मान लो भाई हमने राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रणाली है, राष्ट्रपति के जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें अगर कुछ बदलाव करना है तो कम से कम, या जो संघ की जो शक्तियां हैं उनमें बदलाव करना है, संघ और राज्यों की शक्तियों में कोई बदलाव करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि संसद की अनुमति और कम से कम आधे राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। ये कौन सा पार्ट हो गया? कठोर हो गया। और लचीला कि कुछ विधेयक ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना हो, भारत में कोई नया राज्य बनाना हो, कुछ विधेयक ऐसे हैं जो बिल्कुल साधारण तरीके से बदले जा सकते हैं, तो उनको हम लचीला कह सकते हैं। तो दोनों का इसका मिला जुला रूप है। नए राज्य की स्थापना के लिए संसद को किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो नए राज्य की स्थापना के लिए हमें संसद को साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें कोई जो है कठोर प्रावधान नहीं है, कोई 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, या मतलब वो राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया थी, महाभियोग की प्रक्रिया जैसा ऐसा किसी भी चीज़ की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को वापस भेज सकता है? जो हमारा संविधान में संशोधन करने का विधेयक है, राष्ट्रपति संविधान में संशोधन करने का विधेयक हो उसको वापस नहीं भेजेगा, और एक जो वित्त विधेयक है उसको राष्ट्रपति विधेयक को राष्ट्रपति नहीं भेजेगा। इसका कारण क्या है कि इनकी मंजूरी पहले ही राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है, तो इन विधेयकों को राष्ट्रपति जो है वापस नहीं भेज सकता। दल बदल विरोधी अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? दल बदल विरोधी अधिनियम पहली बार 1985 में और उसके बाद 2003 में। पहले क्या होता था कि जब चुनाव होते थे तो कोई एक व्यक्ति या एक नेता एक दल से चुनाव जीत करके, और जो है वो जिस पार्टी की सरकार होती उसमें वो शामिल हो जाता था। 1985 में इसके ऊपर जो है वो रोक लगाई थी। तो पहली बार यह कब पास हुआ? सन 1985 में। और 91 में संशोधन में इसमें और बदलाव किए गए कि जो गठबंधन की सरकारें भारत में बनने लगी थी, जो गठबंधन की भारत में सरकारें बनती थी, उसमें जो नए सदस्यों को शामिल करने के लिए उन्हें मंत्री पद का जो वो लोभ दिया जाता था कि आपको जो हम मंत्री बना देंगे। तो मंत्री पद के लिए बहुत सारे सदस्यों को मंत्री बना दिया जाता था। लेकिन 2003 का जो विधेयक था उसमें ये कहा गया था कि कुल सदस्य संख्या का, मान लो 100 है,
तो 15% से ज़्यादा जो है वो मंत्री नहीं बनेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रावधान में जो ये संशोधन में ये प्रावधान किया गया था। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरी जो भारत का संविधान की बुक है उसकी पूरी जो वीडियो है वह 3 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया है और इससे अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाकी सारे भागों को आप ज़रूर देखें। इससे अगले जो क्वेश्चन है वो इसका नेक्स्ट पार्ट में है और इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से जितने भी बनते हैं लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। तो कृपा करके इसके अन्य भागों को ज़रूर देखें और इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट रूप से ध्यान से देखें। धन्यवाद।